दिस यूनिवर्सल लॉ के बैठिए। चलो नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग दो। बैठो बैठो जल्दी से लिखिए नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में जो सब टॉपिक्स हैं, एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट भी पढ़ना है, और तीसरा कोलाइड। ठीक है, यही 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और पहला हेडिंग दो एडजॉर्प्शन क्या है। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन, और दूसरा लिखो इसी के बगल में डिफरेंस करके एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिखिए इसमें लिखिए एडजॉर्प्शन में, इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which it is a process। लिखिए शांति से, बातें करना बाहर निकल लो, समझे ना। 5 मिनट हो चुका है मुझे लिखते हुए, तो चुपचाप से लिखिए। it is a process in which particle of substance particle of substance adsorb on the surface of solid, the surface of solid. This process is called एडजॉर्प्शन। देखिए सिंपल सी बात है, जब आपका पार्टिकल्स कहाँ एडजॉर्ब हो रहा है जी, सरफेस पे, सरफेस ऑफ सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल आप चॉक लीजिए, उसको डीप कीजिए इंक में, चॉक डीप इनटू इंक। ठीक है, चॉक को आप डीप किए इंक में तो क्या आएगा बताइए। देखिए चॉक वाइट कलर का होगा और इंक कहाँ जमा होगा, उसके सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे जमा होगा। क्या इनसाइड जाएगा वो इंक? नहीं ना जाएगा। जैसे स्टोन लो और पानी में डुबा दो, तो स्टोन पे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे वो कहाँ जमा होंगे, एक्यूमुलेट कहाँ होंगे, सरफेस पे। तो सरफेस पे जब जमा होते हैं पार्टिकल्स, कहाँ एक्यूमुलेट होता है, सरफेस पे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। जब आपका ये एडजॉर्ब बोलो या फिर एक्यूमुलेट बोलो, एक्यूमुलेट ऑन सरफेस, एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस। आप एडजॉर्ब पे लिखे, वही बात है। वो जाके कहाँ जमा हो रहा है, जैसे इस पेन को लीजिए और पानी में डुबा दीजिए, कहाँ जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ इसके एक्यूमुलेट होंगे, एट द सरफेस, चारों तरफ। इनसाइड जाएंगे क्या, नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है जी, आप एक फोम लीजिए, उसको वाटर में डुबोइए, तो क्या होगा, ज़्यादातर वाटर पार्टिकल्स
एक्यूमुलेट या कहाँ जमा होंगे, इनसाइड या एट द सरफेस? इनसाइड। इनसाइड में जो जमा होते हैं उसको हम कहते हैं बल्क में, है ना, बल्क इन फिनोमेना। तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ जमा हो रहे हैं, इनसाइड द बल्क, यानी इसको बल्क में कह सकते हो। तो लिखो इसका डेफिनेशन। तो जब बल्क में जमा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे आप क्लॉथ को लो और वाटर में उसको आप डुबो दीजिए तो क्या आएगा, डीप कीजिए, तो फिर क्या होगा, क्लॉथ में इनसाइड बल्क में रहते हैं ना वाटर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो जिस समय वाटर ड्रॉपलेट्स बल्क में स्टोर होंगे, जमा होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। और अगर सरफेस पे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। इतना सा डिफरेंस है। और वर्ड मीनिंग में मात्र एक का डिफरेंस है, देखिए यहाँ डी है और यहाँ बी है, तो ये अंतर है। तो लिख लीजिए, सेम डिफिनेशन लिखेंगे, बस केवल यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सब्सटेंस कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, एट द सरफेस के जगह रेदर देन, है ना, एट द बल्क। तो लिख लीजिए ये डिफिनेशन जल्दी से। देखिए आपके सिलेबस में एडजॉर्प्शन है, और एडजॉर्प्शन में बात करें तो दो सब्सटेंस की बात हो रही है, एक एक्यूमुलेट हो रहा है और एक जिसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स की हम बात करेंगे, लिखिए सम बेसिक टर्म, बेसिक टर्म्स, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लिखिए एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट किसको कहते हैं, सुनिए दो टर्म आपको यहाँ मिलेगा, एक तो एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। तो जो सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है जो सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। जैसे एग्जांपल बोलना होगा तो क्या बोलोगे, वाटर, इंक, ये सब जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं सरफेस पे। और एडजॉर्बेंट जो बताना हो तो जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है सॉलिड, जैसे स्टोन और कौन था, चॉक, वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है और एक जहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड में देखो बताओ लोग जमा हो रहे हैं, ठीक है, जो भी है पर्पस, क्रिकेट खेलने या फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी खेलना, जमा हो रहे हैं ना, तो कहाँ जमा हो रहे हैं, इसके सरफेस पे ना हो रहे हैं जी। तो ये जो लोग जमा हो रहे हैं, इनको आप किस में कैटेगरी में रखोगे, एडजॉर्बेंट। और जिस सरफेस पे जमा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। तो ये सब कुछ क्या इस चैप्टर में टर्म्स यूज करेंगे, तो उस टर्म से थोड़ा फैमिलियर हो लीजिए ताकि सारे डिफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इन दोनों का डिफिनेशन लिखते हैं, लिखिए एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। देखो सिंपल सा मेथड है, एक बार सुन लीजिए दोनों का डिफिनेशन। डिस ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ, है ना, वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर यानी वाटर कौन है, एडजॉर्बेट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम, किससे, फ्रॉम एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कौन है, वो सॉलिड जिससे कि हटाया जा रहा है। तो अगर वाटर को आप हटा रहे हो इस सॉलिड से, पेन से ही हटा रहे हो वाटर को, तो वो क्या कहलाएगा, डिसॉर्प्शन। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये कब संभव है, जैसे आप अगर क्लॉथ को डीप करो वाटर में, तो होता क्या है, देखो उसके सरफेस पे भी वाटर आएंगे और इनसाइड तो जाएगा ही जाएगा जो बल्क में है, तो बल्क में भी मोर मिलेगा। और सरफेस पे क्या वाटर नहीं रहेंगे, ऑफ कोर्स होंगे, तो सरफेस पे भी रहेंगे। तो सरफेस पे जब रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन हो रहा है। और जब इनसाइड यानी बल्क में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो दोनों साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। अभी तक क्या क्या पढ़े, एक तो पढ़े एडजॉर्प्शन, जब कोई भी पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड पे कहाँ जमा हो रहा है, सरफेस पे, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। और अगर बल्क में जा रहा है मतलब इनसाइड जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन। ये बात समझ गए, ठीक। अब दूसरी बात, भाई ये जो जमा हो रहा है जो पार्टिकल्स, ठीक है, जो पार्टिकल्स सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा होने को एक्यूमुलेट कह सकते हो। तो एक्यूमुलेट जो हो रहा है उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इस चैप्टर में क्या कहा करेंगे,
एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट कहेंगे। जैसे कौन जमा हो रहा है, वाटर, इंक, ये सब जमा हो रहा है इस पर, तो ये। और जिसके सरफेस पे जमा हो रहे हैं, किसके, इस पेन के सरफेस पे या चॉक के सरफेस पे या स्टोन के सरफेस पे वाटर जमा हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। तो जो सरफेस प्रोवाइड करे अपना, वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और जो आके जमा हो उस सरफेस पे, उसको क्या बोलेंगे, या एक्युमुलेट हो, उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। ये समझ में आ गया, ठीक, क्योंकि ये वर्ड लिखा रहेगा क्वेश्चन में। और डी ऑप्शन मतलब इसको हटाना, किसको हटाना भाई, इसको, वाटर या इंक को, यानी एडजॉर्बेट को हटाना, यानी रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट, है ना, इससे हटा रहे हैं। और ऑप्शन कब होगा, जब दोनों काम साथ साथ हो, सरफेस पे भी जमा हो वाटर और इनसाइड द भी जाए, तो बल्क में भी जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्शन। आया समझ में, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है, इसमें खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, सॉफ्शन पूछा गया, लेकिन ये भी पूछ सकता है। ये डिफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। अभी तो स्टेबिलिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इसमें बात करते हैं कि किसी भी जैसे वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं। आइए, क्या हो गया जी तुम लोग को, हाँ देखिए, ध्यान दीजिए इधर। अब हम बात करें यहाँ पे कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में स्टेबल हैं कि नहीं। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के होने का, एक्शन या रिएक्शन का एक ही पर्पस है, टू गेट स्टेबिलिटी। तो अगर यह मॉलिक्यूल्स मान लो बीच में है ना, तो बताइए इसको ऊपर वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो डाउनवर्ड भी तो कर रहा है, इधर लेफ्ट राइट, ये इक्वल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इसको कोई ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताइए फाइनल इस पर रिजल्टेंट फोर्स इसको कितना एक्सपीरियंस होगा, 0। भाई जो अपवर्ड जा रहा है फोर्स, वैसे ही डाउनवर्ड जा रहा है, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा जी। यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा फील करेगा, स्टेबल, इसको कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ सरफेस पे नहीं हो पाता है। अगर सरफेस की बात कीजिएगा तो इस मॉलिक्यूल को केवल डाउनवर्ड खींचा जा रहा है, किधर, डाउनवर्ड, तो ये कैसा फील करेगा, स्टेबल या अनस्टेबल। हाँ, तो यहाँ पे ये बैलेंस है, यानी कि कह सकते हो स्टेबल है, ठीक है। यानी कि आप लिख भी सकते हो कि ये बैलेंस है। ये पार्टिकल्स कैसे हैं, बैलेंस, बैलेंस। अच्छा, ये पार्टिकल कैसे हैं, नॉट बैलेंस, है ना, यानी कि अनस्टेबल। अब बताओ, अगर कोई चीज़ अनस्टेबल है तो क्या करेगा सबसे पहले। अगर मान लो कि आप चलते चलते लड़खड़ा गए, गिरने लगे, तो आप गिरने लगे तो पहला काम आपका क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करोगे, जो भी चीज़ मिलेगा सपोर्टिंग सिस्टम, मान लो ये बोर्ड मिल गया या जो भी चीज़ें मिला, उसको पकड़ोगे पहले, ताकि हम गिरने से अपने आप को रोक पाए। ये भी वही काम करता है, ये भी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए आसपास अपने सराउंडिंग में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो अब बताओ, अब ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप समझे कि हर चीज़ का ये पर्पस क्या है। जैसे हर चीज़ चाहता है स्टेबिलिटी, उस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे थे वो स्टेबल थे क्या, नहीं। तो स्टेबल नहीं थे, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को हाँ अट्रैक्ट करके, यानी उससे फोर्स लगा के, बॉन्डिंग करके अपने आप को क्या बना लेंगे, स्टेबल। तो आप बताइए, ये जो अगर खुद को स्टेबल जब बना लिए तो उस दौरान हुआ क्या, सरफेस पे आके कौन जमा हो गया, है ना, एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स हो गया, खुद से हुआ ना जी, एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे जमा हुए, सरफेस पे, ठीक है, और ये खुद से हुआ। अच्छा, इसी प्रोसेस को ना एडजॉर्प्शन कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो ये छोटा सा डायग्राम बना के और फिर इसके बारे में 2 लाइन लिख भी देना कि ये क्यों हुआ। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया, चलो लिख लो यहाँ तक, ये पहले ड्रॉ कर लो फिर इसके बारे में लिखते हैं। सुन लीजिए, यही बात यहाँ लिखे हैं कि इन द बल्क, देखो मॉलिक्यूल्स आर बैलेंस इन द बल्क, जो बल्क में है वो तो बैलेंस है, बट जो सरफेस पे हैं वो बैलेंस नहीं है।
अब बैलेंस नहीं है तो अपने आप को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे कहाँ से, पार्टिकल से सराउंडिंग्स, और जिसके कारण एडजॉर्प्शन रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। समझे? तो ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि आप यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। क्या आएंगे जी ऑब्जेक्टिव? पहला, एडजॉर्प्शन कैसा रिएक्शन है, अभी तो बताया था जी, स्पॉन्टेनियस। तो लिखो एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस समझ ही रहे हो, जो खुद से होता है। दूसरा, अच्छा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पहले भी बताया, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। बताइए, गिव्स एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, जल्दी बोलो, डेल जी का वैल्यू क्या होगा? कोई बोलता नहीं है जी, जो भी बोल रहे हैं धीरे क्यों बोल रहे हो, सही तो बोल रहे हो। निगेटिव, क्या होगा वैल्यू? निगेटिव। अच्छा, एक और रिएक्शन पढ़े हो एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी के बेसिस पे भी दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन, जल्दी बोलो। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जहाँ एनर्जी लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, और गेन होगा तो एंडोथर्मिक। ये कौन सा में आएगा आप बताओ? इस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आके जमा हो रहे हैं, तो ये पार्टिकल सॉलिड जो है वो ठंडा होगा, कूल होगा, ऑफकोर्स कूल होगा। वाटर ड्रॉपलेट्स आके जमा होंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा, कूल होगा। तो इस कारण एनर्जी से क्या हुआ, लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सो। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो लिखो एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी लॉस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा देखिए, ये भी है कि इतना जल्दी मत देखिए, इस सब चीज़ों को याद नहीं कीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ के याद ध्यान में रखो तो आप बता सकते हो। जैसे फेनोमेनन सोचो, प्रोसेस सोचो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन कर लो, उससे तुम्हें ध्यान रहेगा एग्ज़ाम में जब इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया एडजॉर्प्शन का क्या मैकेनिज्म। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, तो दो टाइप्स के होंगे आपके। एक तो बॉन्डिंग कैसा हो सकता है, बॉन्डिंग या तो फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है, दो ही तरीके का हो सकता है। तो इसके आधार पे एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। देखिए सुनिए, 2 टाइप के आपके होते हैं, फिजिकल और एडजॉर्प्शन। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आ सकता है लिखने के लिए। अब बड़ा आसान है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, समझ के ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, फिजिकल एडजॉर्प्शन कब होगा, जब फिजिकल बॉन्ड होगा। फिजिकल बॉन्ड ये बहुत ही वीक बॉन्ड होगा, जिसका नाम है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, वो होता है। और इसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए किसके द्वारा ये फॉर्म होता है, ये दोनों का डिफिनेशन लिखिए यहाँ पे ध्यान से। चलो कुछ पॉइंट्स नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो सुनिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या बोले जी, इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होगा, इसमें केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था कि ग्लास के ऊपर पानी का जमना, ये क्या आएगा, फिजिकल चेंज। या फिर चौक के ऊपर इंक, आप उसको आसानी से हटा सकते हैं, फिजिकल चेंज में। केमिकल में क्या आएगा, मान लो एक सब्सटेंस को, आयरन रॉड को दूसरे आयरन रॉड से इसे वेल्डिंग कर दिया, तो सरफेस पे किया, तो वो किस में आएगा, केमिकल बॉन्ड में आएगा ना। स्ट्रांग बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात लिखो, सेकंड पॉइंट। अभी हमने बोला, अब केमिकल फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल। तो लिखो इट इज रिवर्सेबल। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, रिवर्सेबल इन नेचर। ये कैसा होगा जी, बोलता नहीं है, इट इज
नॉन इरिवर्सेबल कर लो, नॉन की जगह, है ना, इरिवर्सेबल इन नेचर। वापस नहीं, एक बार बन गया सो बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, थर्ड पॉइंट। अच्छा अब बताइए कि इसको, ये रिएक्शन कराने में आपको टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होगी? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस है। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस। आइए, एक आयरन रॉड दूसरे आयरन रॉड से खुद से जुड़ेगा? नहीं, बहुत हीट एनर्जी देना पड़ता है। यानी कि इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी, यहाँ लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी। और दूसरी बात क्या बोल सकते हो, ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी लिख लो, इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट ये केमिकल कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। आगे बताइए नेक्स्ट। अभी बोला इसको फेवर कौन सा करेगा, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। तो लिखिए लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। मतलब टेम्परेचर कम हो तो फिजिकल, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पानी एवोपरेट हो जाएगा, नहीं तो फिर जो वो एक्यूमुलेट कहाँ होगा? सरफेस पे। फोर्थ, इसमें क्या बोलोगे? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। अब कितना टेम्परेचर, वो वैल्यू भी लिख लो क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है। फेवरेबल, इनको मार्क करते जाइए, ये ऑब्जेक्टिव में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। बाकी डिफरेंस तो हम लिखाते ही जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो आ सकता है वो देखो। नेक्स्ट बताइए, टेम्परेचर की वैल्यू, हाँ तो लिख लो कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। हीट एनर्जी इवॉल्व, ये आ सकता है एग्जाम में। इस दौरान 20 to 40 किलो जूल पर मोल, एक मोल सब्सटेंस पे इतना ज़रूरत पड़ेगा। और इसमें लिखिए हीट एनर्जी इवॉल्व, इन्वॉल्व कर लो। हाँ जी, हीट एनर्जी इन्वॉल्व कितना होगा? इसमें 80 to 240 किलो जूल पर मोल, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये तो हमने पहले ही बताया, ठीक है। तो ये इसको भी मार्क कीजिए, ये आपका ना, ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट टर्म। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या लगता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा? हाँ ऑफ कोर्स, एयर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ सरफेस पे ज़्यादा जमा नहीं होंगे ना। अच्छा इसमें केमिकल में भी प्रेशर बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि आप देखिए जब आयरन को बेल्ट किया जाता है तो दूसरे आयरन को पकड़ के इस पे दम प्रेस किया जाता है, ठीक है, तो प्रेशर हाई रखा जाता है, तब ना जुड़ेगा। दोनों को कांटेक्ट में लाने के लिए प्रेशर ऊपर से आपको लगाना ही पड़ेगा, यानी दोनों में प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, इसमें भी हाई और इसमें भी हाई प्रेशर। अच्छा एक और बताओ, सरफेस एरिया अगर बढ़ता चला गया, मान लो इतना सरफेस एरिया, तो इतना वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होगा, और सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होंगे। यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और केमिकल में भी अगर सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा तो बिल्डिंग के लिए ज़्यादा एरिया मिल गया, तो यह केमिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। यानी एक चीज़ है जो दोनों को बढ़ाता है वो है प्रेशर एंड सरफेस एरिया, दोनों को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो लिखिए ये बात।
देखिए मल्टी लेयर का मतलब समझिए, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। मल्टी लेयर का क्या मतलब है, सुनिए। जैसे ये सॉलिड है और इस पर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए, तो सुनिए ये सरफेस वाला यहाँ तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या ये ग्रीन वाला बैलेंस है अब? नहीं। तो ये क्या करेगा, पास के मॉलिक्यूल को सराउंडिंग से अपने ऊपर जमा कर लेगा और अपने आप को तो बैलेंस कर लेगा कि नहीं बैलेंस? तो ये हो गया बैलेंस। फिर अब क्या करोगे, फिर ये तो बैलेंस नहीं ना है, तो ये फिर से क्या करेगा, पास से सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके फिजिकल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से लेयर ही चलता रहेगा, तो इसीलिए बोलते हैं इसको मल्टी लेयर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे अब बताओ ना, बिल्डिंग करना है जी, एक आयरन को इस पर वेल्ड कर दिए, दोबारा करने की जरूरत है, उसके ऊपर उसको सपोर्ट देने की जरूरत, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इस पे बेसिस पे देखिए आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो जल्दी से। अब बताओ पहले का आंसर। पहला क्वेश्चन तो आई होप आपको दिख ही गया होगा, यहाँ पे दिखा पहलू। पूछा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी कितना होता है जी? हाँ, ए होता है 22। अच्छा दूसरा बताओ, अभी यही तो बोल रहा था जी, केमिकल एब्जॉर्प्शन में कितना लेयर बनेगा? 1। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, मार्क कर दीजिए। तो 2 का भी ए। आगे बताइए थर्ड का भी पढ़े तो ये देखो, केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसा है? इरिवर्सेबल, यानी बी। आगे बताइए नेक्स्ट, 5वां बताइए पहले। 5 बोलो। सी 5 का क्या हो जाएगा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सेबल है, बात सही। और उसके आगे पढ़िए, केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑल्सो रिवर्सेबल। ये रॉन्ग है या सही है? रॉन्ग। तो बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बताइए 6, बोलो जल्दी। रेट ऑफ केमी एब्जॉर्प्शंस किसके साथ बढ़ेगा जी? डिक्रीज विथ एज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज मैक्सिमम प्रेशर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ये तो आंसर सामने लिखा, बोलो। डी, प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है? अरे हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये सब केमिकल या फिजिकल दोनों इंक्रीज होते हैं। तो यानी 6 का आंसर क्या बोलोगे? बोलो डी। समझ में आया बात? ठीक। अच्छा अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, पढ़ाया कि नहीं अभी? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमी एब्जॉर्प्शन? लिख लीजिएगा, यहाँ तो 7 है ना, आप जितने भी याद रहे लिख लीजिएगा। कम से कम जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना जरूर लिखिएगा। और डिफाइन द सॉर्प्शन, ये भी करवा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन। तो लिखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखो सरफेस केमिस्ट्री मतलब फेनोमेनन कहाँ होगा जी? रे लड़का, तुम उधर से उसको खड़ा करो, तुम बीच में। हाँ तुम ही, तुम्हारे बीच नहीं तुम नहीं, वो बीच में। हाँ खड़ो। सरफेस केमिस्ट्री में कैसा फेनोमेनन? सरफेस फेनोमेनन। आप लोग भी बोलते चलिएगा, कैसा फेनोमेनन? सरफेस फेनोमेनन। तुम पहले बताएगा जी सबसे पहले, ठीक है। अब बताइए सरफेस फेनोमेनन किस में होता है? एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में होता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कौन सा फेनोमेनन? बल्क, इनसाइड द वाटर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हमें क्या पढ़ना था? उन दोनों में डिफरेंस। और चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जमा हो रहे हैं, तो जो जमा होते हैं उसको क्या कहते हैं जी? तुम बताओ जी बालक, जल्दी बोलते चलो। पहला सवाल तुमसे आएगा, बाद में इनसे आएगा। हाँ, जो जमा हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। वाटर को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। आज देखो इधर ध्यान दो, जिसके सरफेस पे जमा हो रहा है उसको क्या कहेंगे? बैठो, एडजॉर्बेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट, ठीक है। अंतर समझ में आ गया? एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल बताइए तभी याद रहेगा। चौक वगैरह, ठीक है, याद रहेगा ना? चौक, स्टोन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, पेन भी बोल सकते हो। चलो समझ में आ गया। इसके बाद डिसॉर्प्शन, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को इस पेन से हटाने का तरीका को ही क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब रिमूवल, किसको? हाँ, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर यानी कौन? एडजॉर्बेंट। रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट से हटाना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सॉर्प्शन किसको कहेंगे? बोलो।
जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यानी कि सरफेस पे और बल्क में दोनों जगह वाटर डीप में हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल, हाँ, सरफेस पे भी जाता है वाटर क्लॉथ में और बल्क में तो जाता ही जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये चारों टर्म क्लियर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो रीजन बताइए। टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल? ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल इन बैलेंस नहीं है जी, देखो यहाँ थोड़े जुड़ रहा है अंदर में, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे, ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़े? हाँ, ये रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस, खुद से हो रहा है ना, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और इस दौरान एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। यानी कि एडजॉर्प्शन कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक भी है, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, फिजिकल और केमिकल। चलिए फटाफट बोलिए, फिजिकल में कौन सा बॉन्ड? बिग वंडरवाल। लिखल है सामने तो नहीं देख के बोलता है, चोरी भी नहीं करने आता है। इधर बोलो, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, केमिकल बॉन्ड है तो रिवर्सेबल होगा, बोलो क्या होगा फिर? ये रिवर्सल, आइए रिवर्सेबल, याद हो रहा है ना पॉइंट्स, ठीक। अब चूंकि कमजोर बॉन्ड है तो इसमें एनर्जी की जरूरत होगी, टेम्परेचर की जरूरत होगी नहीं, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए? जितना लो हो सके, तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। कितना? 20 to 40, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये 80 to 140। अरे गूंगा सब, इधर बोलो, तुम लोग का चुप हो जाता जी, नहीं तो कॉपी देख के बोलो, लेकिन बोलो, ठीक है, तभी याद होगा। 80 to 40। उसके बाद बताइए अगला पॉइंट। अब बताइए प्रेशर, अगर किसी सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस पे लाना है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक्स में भी CO2 गैस कब आता था? जब हाई प्रेशर लगाते थे, तो खैर वो तो सॉल्यूशन है, लेकिन सरफेस पे भी लाना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। अच्छा, गैस को आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, या फिर आयरन की वेल्डिंग, तो उसको पकड़ के ऐसे नहीं प्रेशर लगा के रखता है जी, तब ना तो ये जुड़ेगा। तो ये भी कैसा होगा? केमिकल बॉन्डिंग में भी हाई प्रेशर रिक्वायर होगी, इसमें भी हाई प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ये तो साफ समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वाटर यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होगा, तो ये हाई सरफेस एरिया के साथ भी बढ़ेगा। ये क्या फॉर्म करेगा जी? कितना लेयर? मल्टी लेयर है ये। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? तो कहानी की तरह इसको समझ के रखिए। और इसका लाइफ में यूज कहाँ कहाँ देखे हो? आज बताया था, जल्दी बोलो। वो पूछता नहीं है, लेकिन आप बताइए। हाँ, हाँ, ठीक। मेडिसिन में यूज करते हैं कैटलिस्ट, 4 को यूज बताइए, ये को नहीं बोला है लोग। कैटलिस्ट के तरह यूज करते हैं। दूसरा, तीसरा, आज शुगर के में बता रहे थे, तो डीकलराइजेशन ऑफ शुगर का कलर हटाते हैं किसके मदद से? एनिमल चारकोल। इन सब का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एनिमेटेड वीडियो, चाहो तो देख सकते हो। और नेक्स्ट कौन? सिलिका जेल में क्या बताया था? वाटर एब्जॉर्ब करता है। कहाँ एब्जॉर्ब करता है जी? अरे सरफेस पे करता है, इसीलिए कैसा फेनोमेनन? सरफेस फेनोमेनन, जिसका नाम क्या है? इस चैप्टर में क्या नाम बोलते हैं उस प्रोसेस को? एडजॉर्प्शन। अब बल्क में जब जमा होगा तो क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, यही सब पूछेंगे, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके टॉपिक।